श्रद्धानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, प्रतिभा राणा जी, संतोष जी, तन्मय चक्रवर्ती जी और मित्रों, आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत शुरू करने जा रहे हैं उसका संदर्भ मुझसे पहले प्रतिभा राणा ने भी बताया, संतोष जी ने भी बताया और प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वह उसका संदर्भ है। इसलिए मैं बात शुरू करूंगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम उस दौर में थोड़ा लौटें जो 1945 से 47 का दौर था। हम जानते हैं कि 47 में हमको आज़ादी मिली, लेकिन साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये लगने लगा था कि देश यानी भारत ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने जा रहा है। वो जो 2 साल हैं, अब इतिहासकारों ने और ख़ास करके कांग्रेस के समर्थक लोगों ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी ये माना है कि जो आज़ादी हमको मिली वह एक समझौते का परिणाम थी। अगर आप जयराम रमेश की पुस्तक जो पिछले साल आई, जो वी.के. कृष्ण मेनन की जीवनी है, उसके पन्ने पलटें तो उसमें जयराम रमेश एक जगह लिखते हैं कि 1945 से 47 के बीच जो समझौते हुए उसके परिणाम स्वरूप आज़ादी मिली। अगर आप में से किसी ने ये शिवानी किंकर चौबे की पुस्तक पढ़ी हो संविधान से संबंधित, तो शिवानी किंकर चौबे ने भी अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि क्रांति से के परिणाम स्वरूप संविधान बनता है, लेकिन हमने तो अंग्रेजों से समझौता करके संविधान बनाया। तो उसी तरह से शशि थरूर का अगर आप अंधकार काल, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर जो उनकी पुस्तक है, बहुत चर्चित भाषण था जो बाद में पुस्तक के रूप में छप कर आई। शशि थरूर की उस पुस्तक को भी अगर आप देखें तो बांटो और राज करो नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में शशि थरूर स्वीकार करते हैं कि नेहरू को इस बात का अंदाज नहीं था कि भारत का बंटवारा भी हो सकता है। तो मैं ये आपको उस दौर में इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि जब हम 75 के करीब पहुँच रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमको आज़ादी मिली तो कैसे मिली और उस दौरान हुआ क्या। उस पर एक अलग ही लंबा व्याख्यान दिया जा सकता है, परंतु मैं केवल इशारे करके और आगे बढ़ना चाहूँगा और आपसे ये कहूँगा कि 1947 से 2021 के काल को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी नज़र में यह है कि आप सोचें कि इस दौर को हम किस रूप में देखें। प्रवीण गर्ग जी ने चुनौतियों की बात की, चुनौतियों के बारे में भी बात की, संभावनाओं के बारे में भी बात की। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस दौर को
का विहंगावलोकन करिए। आकाश में अपने को जिस तरह से पक्षी छोड़ देता है, वैसे आप अपने पंख फैलाकर जरा आकाश में उड़िए और फिर इन 75 सालों को देखने की कोशिश करिए। तो किस तरह से क्या देखना है, किस तरह से देखना है, यह सवाल खुद से हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने से पूछना है और उसका उत्तर भी अपने स्वाध्याय से, अपने अध्ययन से स्वयं खोजना है। मेरे उत्तर आपके उत्तर नहीं हो सकते। मेरे एक अध्यापक होते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। उनकी एक बात मैंने तब से और आज तक याद रखी है। वे कहा करते थे जब भी क्लास में आते थे या मिलते थे तब भी, कि तुम लगातार सवाल पूछो, और फिर कहते थे कि मुझसे उत्तर की उम्मीद कम मत करो, मेरा जो उत्तर होगा वो तुम्हारा उत्तर नहीं हो सकता। ये बात जीवन के बारे में जितना सच है, उतना ही यह बात इतिहास के बारे में भी सच है, क्योंकि एक इतिहास दृष्टि होती है। और इसलिए हम इस काल को किस रूप में देखें, मैं सुझाऊंगा कि आप यह सवाल पूछें और उत्तर खोजने की कोशिश करें। मैंने ये कहा कि 15 अगस्त जो आएगा उसमें भारत आज़ादी के 75वें में प्रवेश करेगा, और अगले साल 2022 में अमृत महोत्सव का क्षण आएगा, अमृत महोत्सव का समय आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वे समय से पहले सोचते हैं और पूरा सोचते हैं, यानी पूर्व योजना बनाते हैं और पूर्ण योजना बनाते हैं। आप इसलिए जब उन्होंने घोषित किया कि हम अमृत महोत्सव को 2 साल मनाएंगे, तो लोग थोड़ा चकित हुए कि आमतौर पर ऐसे अमृत महोत्सव वगैरह तो 1 साल में मनाने की परंपरा रही है, लेकिन उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को 2 साल का एक राष्ट्रीय महोत्सव बनाने का निर्णय किया है। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक तरह से आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसी मंत्रालय के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। स्वायत्त निकाय है वैसे, लेकिन उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति मंत्रालय ही नेहरू जी के ज़माने से ही सेंटेनरी मनाने का या इस तरह के आयोजनों के लिए नोडल मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय। अब ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया प्रधानमंत्री ने, तो आप लोगों ने संभवतः गौर किया होगा कि उन्होंने एक मंत्रालय को अपग्रेड कर दिया, और वो कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय में नेहरू जी से लेकर के और आज तक, पहले तो संस्कृति मंत्रालय ही नहीं था, वो मानव संसाधन मंत्रालय का एक विभाग होता था। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने पहली बार एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया संस्कृति मंत्रालय को। पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भले होते थे, लेकिन राज्य मंत्री होते थे, एक ही मंत्री होता था। और आप जानते हैं कि अब इस समय एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी दिल्ली की ही हैं और दूसरे बहुत अच्छे मंत्री हैं जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं,
अर्जुन मेघवाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कोई योजना बनाते हैं तो पूरी योजना बनाते हैं और उसको लागू करने की व्यवस्था भी कराते हैं। ये जो शुरू में मैंने कहा कि इस समय को कैसे देखें, तो अगर मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं तो पहला हिस्सा है नेहरू युग और दूसरा हिस्सा है जो 2014 से शुरू होता है, वो है मोदी युग। इस 75 को दो हिस्से में बांट करके प्रवृत्तियों के तौर पर, प्रयासों के तौर पर, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होगा, विश्व की राजनीति में भारत के स्थान के बारे में, इन सारे संदर्भों में अगर हम इस कालखंड को इस तरह से देखें तो एक नेहरू युग है जो 2013 तक चलता है। हम नेहरू परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेहरू की परंपरा, नेहरू की राजनीति, नेहरू की के रंग ढंग, उस ढर्रे पर चलने वाला कार्य, सरकार की के अंदर का पावर स्ट्रक्चर, समाज में परिवर्तन, उसके ये सारी दृष्टि से अगर आप देखें तो 2013 तक मैं तो उसको आप मुझसे सहमत हों जरूरी नहीं है, परंतु मेरी समझ यह है कि ये 2013 तक तो नेहरू युग है और नेहरू युग की कुछ खास बातों को का उल्लेख करके मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि समझौते से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि सत्ता का हस्तांतरण कहाँ हुआ, तो क्या आपको मालूम है? हम सत्ता का हस्तांतरण भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्टतम शब्द है, लेकिन उसकी हकीकत के बारे में कम से कम लोगों को मालूम है, थोड़े लोगों को मालूम है। सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे, 12 दीवार पर जैसे ही 12 बजा कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 घोषणाएं की। नंबर 1 कि हमने शासन का अधिकार, उनके शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं, हमने शासन का अधिकार अपने पास ले लिया है, यानी संविधान सभा में ले लिया है। दूसरी उन्होंने घोषणा की कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए, स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल होंगे। और तीसरी उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के सदस्य के रूप में सब संविधान के सभा के हर सदस्य एक नई शपथ लेंगे। मैं ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ, संविधान बना और जिन परिस्थितियों में बना वे विकट परिस्थितियां थी। दुनिया के इतिहास में सिर्फ 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ की आबादी का आना और जाना, विस्थापित होना, लाखों लोगों का कत्लेआम, लाखों महिलाओं के साथ अन्याय, दुष्कर्म की घटनाएं, यह सब उस दौर की घटनाएं हैं। लेकिन संविधान सफलतापूर्वक बना, संविधान सभा को इसका श्रेय है, उस समय के नेतृत्व को इसका श्रेय है। और जब भारत ने गणतंत्र बनना स्वीकार किया, संसदीय प्रणाली के रास्ते पर जब भारत चलने लगा, तो
आप सबको याद होगा कि पश्चिम के राजनीतिक विद्वान भविष्यवाणियां करने लगे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के लिए जो जो पैमाने चाहिए पश्चिम में, उन पैमानों पर भारत खरा नहीं उतरता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ दिनों के बाद जो ध्वस्त हो जाएगा, परंतु भारत ने उनको झूठा साबित किया, उनके अनुमान को गलत ठहराया। और इसलिए गलत ठहराया क्योंकि भारत की मिट्टी में सदियों से, हजारों सालों से लोकतांत्रिक परंपरा के बीज हैं। और इसलिए जैसे ही हमको अवसर मिला, हमने उस लोकतंत्र को अपनाया। देश की निरक्षर जनता ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने इस देश के इस लोकतंत्र को जीवित रखा, और जब जरूरत पड़ी तो बचाया भी। एक बार ऐसी जरूरत पड़ी थी 1975 में। लेकिन जो हमने विकास का रास्ता चुना वह पश्चिम की नकल पर था, और उस समय के प्रधानमंत्री उन सोवियत मॉडल पर लट्टू थे, फिदा थे। इसलिए उन्होंने सोवियत मॉडल पर एक 1952 में सामुदायिक विकास योजना शुरू करवाई। और सामुदायिक विकास योजना की जब समीक्षा हुई 5 साल बाद, तो मालूम हुआ कि वो तो रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ पाई है। तब पुनर्विचार शुरू हुआ। मेरा कहना है कि अगर हम पश्चिम की नकल की बजाय श्री अरविंदो को, महात्मा गांधी को याद करके और अपना रास्ता चुनते, तो वे साल बर्बादी के साल नहीं होते। और इसलिए इस समय को कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि ये जो 1947 से 2013 का समय है, वो हमने गंवा दिया है। हमारे साथ आज़ाद हुए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम पीछे लौटे या दलदल में पड़े। वही का समय है जब कोटा, लाइसेंस, परमिट राज कायम हुआ, और शासन तंत्र में एक गोरे तो चले गए, काले अंग्रेज आकर बैठ गए। ये कुछ है नेहरू युग की खास बातें, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं आता हूं मोदी युग पर, जो 2014 से शुरू होता है, और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, अगर आप इस कालखंड की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस भाषण को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो नया युग है वो किन बातों के लिए जाना जाएगा, किन बातों के लिए प्रधानमंत्री किन लक्ष्यों से प्रेरित हैं, उनके जुमले क्या हैं, उनके सपने क्या हैं और तरीका क्या है। प्रधानमंत्री ने उस भाषण की कुछ बातों का उल्लेख करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के नाते आपके सामने नहीं हूँ, मैं भारत का प्रधान सेवक। ये दृष्टिकोण का बुनियादी अंतर है। मैं इसको कहूँगा 360 डिग्री का परिवर्तन है।
और कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ रहते थे वहाँ एक स्मारक का शिलान्यास किया और उस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाएंगे। अब ये जो संविधान दिवस है इसके इतिहास में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले संविधान दिवस नाम की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ, 1979 में पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को, संभवतः इमरजेंसी उनके दिमाग में रही होगी, इस वजह से 26 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास करके और कहा कि हम हर साल इसको लॉ डे के रूप में मनाएंगे, विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। परंतु संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनकी जैसा होता है, प्रधानमंत्री कोई घोषणा दिल्ली में या पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं तो यहाँ भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक सेल है। उस सेल में तमाम अफसर हैं। उस सेल का काम यह है कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं को कार्य रूप देना है, कैसे देना है ये उनका तो कुछ दिनों बाद एक गजट नोटिफिकेशन निकला और इस तरह से 2015 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा और अब एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में उसे कोरोना काल में भी सबने मनाया है। मैं इसको एक उपलब्धि मानता हूँ। इसलिए उपलब्धि मानता हूँ क्योंकि इससे एक संवैधानिक चेतना जन्म लेती है, एक संवैधानिक चेतना पैदा होती है और यह चेतना ही वह गंगोत्री है जो भारत को लोकतंत्र के गंगा सागर तक पहुंचाती है। इसी तरह से दुनिया की, दिल्ली की जो दुनिया है, दिल्ली की दुनिया अंग्रेजों की दुनिया थी, फिर उसके बाद जो आए वो काले अंग्रेजों की दुनिया बनी। परंतु इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने उस भाषण में कहा कि मैं दिल्ली की दुनिया का आदमी नहीं हूँ। और दिल्ली की दुनिया का मतलब एलिट क्लास, मैं एलिट क्लास का आदमी नहीं हूँ, यानी एक साधारण लोगों में के बीच का रहने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। और इस तरह से एक उनके पूरे भाषण को न तो मुझे यहाँ उद्धृत करना चाहिए और न ही उसका यह अवसर है, लेकिन उससे ये निकला कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति और एक मति से काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। और इसलिए बांटो और राज करो की नीति छोड़कर 125 करोड़ के देशवासियों का एक मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं और इस तरह से उसी समय प्रधानमंत्री ने घोषित की कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है, उसे कैसे मनाएं। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो सबसे पहली पसंद थी वो स्वच्छता थी।
मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2015 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उनके आने से पहले जो उन्होंने वहाँ फिनिक्स आश्रम बनाया था, उस फिनिक्स आश्रम के सब लोग शांतिनिकेतन आ गए थे। स्वाभाविक था कि महात्मा गांधी भी शांतिनिकेतन पहुंचते। शांतिनिकेतन में उन दिनों काका कालेलकर थे। मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों ने काका कालेलकर का नाम सुना होगा। काका कालेलकर ने मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को पत्र लिखा और कहा कि हम एक खास मेहमान की इंतजार कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। कृपलानी गए। तब तक कृपलानी क्रांतिकारियों के समर्थक थे, अहिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं था। जब वे शांति निकेतन पहुंचे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर और चौथे व्यक्ति जे.बी. कृपलानी गांधी को देख रहे हैं और गांधी कृपलानी को देख रहे हैं। दोनों दूसरे को परखने की कोशिश कर रहा है। और कृपलानी अपने मेमोयर में लिखते हैं कि ये सब तो जो हुआ वो हुआ, मैं भी गांधी की तरफ झुका, गांधी मेरी तरफ भी झुके, लेकिन जो सबसे खास बात हुई कि महात्मा गांधी ने शांतिनिकेतन का जो परिसर था, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती आजकल वाइस चांसलर हैं और पता नहीं वहाँ सफाई का क्या हाल है, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के ज़माने में शांतिनिकेतन में जो गांधी आए तो चारों तरफ कूड़ा करकट पत्ते, एक प्रकृति तो थी लेकिन सफाई नहीं थी। महात्मा गांधी ने स्वयं लगकर और वहाँ के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को लगा करके पूरे परिसर को साफ सुथरा बनाया। महात्मा गांधी जिस बात के लिए जाने जाते थे उसमें स्वच्छता एक बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री ने उस स्वच्छता को भारत का मंत्र बनाया और उसी तरह से हम जानते हैं कि ये आज, पहले जो हमारे सामने चुनौतियां थी वे अलग थी, लेकिन आज राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। और भारत को, अगर भारत समर्थ भारत बनना है तो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक रखते हुए भी हमको हर मायने में आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी सुरक्षा के लिए भी और विश्व की मानवता के लिए भी। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ये दूसरी बड़ी चुनौती है। गरीबी और अमीरी का फर्क, यानी भारत में विषमता आज भी है और वो विषमता बढ़ रही है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना की महामारी ने एक नई चुनौती पैदा की। हालांकि उस चुनौती के दौर में हमने कुछ रास्ते भी निकाल लिए। ये जो वेबिनार हो रहा है वो कोरोना काल की ही देन है और ये वेबिनार भी एक दूसरे से संवाद करने का अच्छा माध्यम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा विषय है वो मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उसमें से सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं कहना चाहूँगा, आप माने न माने ये आप पर निर्भर करता है, वो ये है कि हम डिजिटल कॉलोनाइजेशन की चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है। यानी डिजिटल
उपनिवेशवाद की चुनौती। एक जमाने में साम्राज्यवाद के हम उपनिवेश थे, आज डिजिटल जो साम्राज्यवाद है, डिजिटल कंपनियां अमेरिका में हैं और हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। और जब मोदी की सरकार उन डिजिटल कंपनियों को भारत के नियमों, कानूनों, संविधान के तहत ले आना चाहती है तो पेगासस हो जाता है। ये कॉलोनाइजेशन का एक नया रूप है और इसको हर नागरिक जब तक नहीं जानता, जब तक नहीं समझता, तब तक ये डिजिटल क्रांति के जो फायदे हैं वे फायदे हमको उठाने चाहिए, लेकिन उसके जो नुकसान है उसकी हम अनदेखी ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसलिए अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रायोरिटीज तय की थी। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो मेरी समझ में आती है वो ये थी कि उन्होंने दुनिया में भारत के नाम को स्थापित करना, ऊंचा रखना और पूरी दुनिया को बताना कि हम समर्थ हैं। इसमें उनको सफलता मिली। जय श्री राम भाई साहब। एक दौर था, अगर आप हमारे एम्बेसडर जो अमेरिका में हुए हैं उनके मेमोयर पढ़िए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एएन झा का मेमोयर पढ़िए, उस दौर का मेमोयर पढ़िए जब 1971 में भारत पाकिस्तान के हमले का मुकाबला कर रहा था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम लड़ रहा था और उस दौर में इंदिरा गांधी अमेरिकन राष्ट्रपति से बात करना चाहती थी और हमारा राजदूत एड़ी से चोटी का पसीना एक कर रहा था, परंतु बात नहीं हो पा रही थी। और एक दौर 2014 में हमने देखा जब ट्रंप दौड़ करके नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए ही नहीं, उनके साथ प्रवासी भारतीयों के बीच में जा करके उसी तरह से सामान्य नागरिक के रूप में बैठने के लिए भी तैयार थे। यानी समय बदला है और हमारे नेतृत्व ने भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, और मैं अपनी बात को समेटना चाहूँगा, परंतु ये हम कुछ बातें कह करके आपको बताना चाहते हैं कि चुनौती क्या है। आज आबादी में 1% जो आबादी है उसके पास भारत की दौलत 51% दौलत उसकी जेब में है। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, सबसे बड़ी चुनौती है ये। 1% व्यक्तियों का समूह भारत की 51% संपत्ति का मालिक है और उसमें 9% और जोड़ दीजिए तो 10% लोग जो हैं वो भारत के 77.4% संपत्ति के मालिक हैं। यह है भारत की एक तस्वीर। और दूसरी तरफ कोरोना काल में हम दूरदर्शन पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है। ये सरकार का फर्ज है, सरकार को देना ही चाहिए। लेकिन इससे एक दूसरी बात भी निकल करके आती है कि हमारी पूरी आबादी में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आप गरीब और कुछ हद तक परावलंबी कह सकते हैं। ये जो 80 करोड़ लोग हैं वो भारत की जनशक्ति बन सकते हैं। कैसे, इसका उपाय खोजना होगा। और इसके साथ
एक सकारात्मक पक्ष भी है कि 40 करोड़ लोग या उससे ज़्यादा लोग हैं जो भारत का मध्य वर्ग है, और दुनिया के किसी भी देश को अगर प्रगति के पथ पर उसने उड़ान ली है तो भारत वो उस देश का मध्य वर्ग ही होता है। तो भारत का मध्य वर्ग मजबूत हुआ है, यह भी एक सकारात्मक पक्ष है। इसलिए परंतु ये जो विषमता है, ये विषमता क्यों आई, इसे हमें जब तक समझना भी चाहिए, याद रखना चाहिए कि विकास के जो रास्ते हमने चुने उससे विषमता आई है। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर हो सके तो लुई फिशर की वो किताब किंडल संस्करण उसका आ गया है, आप उसको ले सकते हैं। किताब खरीदेंगे तो हजारों रुपए में है। और लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। 1942 में वो भारत आया और उसने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि मैं महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह रहना चाहता हूँ। गांधी जी को नेहरू जी ने कहा और इस तरह से वर्धा आश्रम में वो 7 दिन था। और उसके बाद उसने लौट करके किताब लिखी 7 डेज विथ महात्मा गांधी। उस किताब को पढ़ें या न पढ़ें, उस किताब में एक सवाल जवाब है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। लुई फिशर ने उनसे पूछा, महात्मा गांधी से, कि देश आज़ाद होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आज सत्ता के केंद्र मुंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है और कुछ दिल्ली है। मैं भारत के 7.5 लाख गांवों में सत्ता के केंद्र को बांट देना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी चुनौती आज भी है। महात्मा गांधी ने जो वादा किया उस वादे पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज की घोषणा की जमशेदपुर में, और 2.5 लाख करोड़ रुपए ग्राम स्वराज के लिए देने की घोषणा की। शुरुआत हुई है लेकिन यात्रा अभी लंबी है। भारत जब भी सोने की चिड़िया था तो गांव संपन्न थे और आज गांव उजड़ रहे हैं। इसलिए अगर संपन्न, समर्थ और शक्तिशाली भारत बनना है तो ग्राम स्वराज हमारा सपना होना चाहिए। लोकतंत्र जो कल तक कुलीन तंत्र था, साधारण लोगों की उसमें हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ तिलक को याद करते हुए। 1914 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले में 6 साल की कैद काट कर निकले तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने अलग जगाई थी, भारत निराश है, हताश है, तो उन्होंने एक संगठन बनाया, एक मंच बनाया, होम रूल लीग। और होम रूल लीग के नासिक सम्मेलन में उनकी उम्र तब 61 साल थी, वे 64 साल की उम्र में चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी भावनाएं जवान हैं। और उस नासिक के भाषण में उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2017 का उनका 1917 का कहा हुआ उनका यह वाक्य, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको बदल करके कहना चाहता हूँ और अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति अगर अमृत महोत्सव के अवसर को
चुनौती को अवसर में बदलना चाहता है। अमृत महोत्सव की चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती को अगर हम अवसर में बदलना चाहते हैं तो हमें तिलक को याद करते हुए कहना होगा कि ग्राम स्वराज गांव का जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस ग्राम स्वराज को पाने में श्रद्धानंद कॉलेज को, जो श्रद्धानंद ऋषि थे, तपस्वी थे, श्रद्धानंद की जो देन है भारत को, वो हमेशा याद रखी जाएगी। तो श्रद्धानंद कॉलेज के लोगों का भी फर्ज बनता है कि वे इस नारे को बुलंद करें कि भारत के गांवों का संपन्न होना, समर्थ होना, शक्तिशाली होना, अपने निर्णय खुद करने का उनको अधिकार मिलना, यह शेष है। और यह अधिकार जिस दिन मिल जाएगा उस दिन भारत अमृत महोत्सव के अवसर को सचमुच जो चुनौती है उसे महान अवसर में बदल सकेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।